शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। देश की फायर ब्रांड नेता, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुत्व का चेहरा और राम मंदिर आंदोलन की आवाज उमा भारती का आज दर छलक पड़ा है। उन्होंने लगातार कई ट्वीट किए हैं और उनके ट्वीट में उन्होंने अपनी तकलीफ़ों का जिक्र किया है और साथ में यह भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनके परिवार को बहुत प्रताड़ित किया गया है, उन पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। तो आइए, क्या मायने हैं उनकी इन बातों के, उन्होंने क्या कहा है और वो बात अब जब निकली है तो कितनी दूर तक जाएगी, इस बारे में हम बात करते हैं रविंद्र जैन साहब से। एडिटर इन चीफ रविंद्र जैन साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे आप उमा जी की इस ट्वीट को? धन्यवाद रिजवान भाई। मैंने उमा जी के सारे 9 के 9 ट्वीट को बड़े गौर से पढ़ा है और एक एक ट्वीट पर भी हम बात कर सकते हैं। दरअसल आज उमा भारती जी का जो दर्द है, पिछले कई दिनों से जो भारतीय जनता पार्टी में उनकी उपेक्षा है, उनके परिवार की उपेक्षा है, वो दर्द कहीं ना कहीं छलक पड़ा है। और मैं आपको बता दूं, आज उमा जी का दर्द छलका है, कल कोई और भी आ सकता है। उमा जी के इन 9 ट्वीट का सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की रहे या बीजेपी की, उनके परिवार पर हमेशा ही प्रताड़ना रही है। लूट, डकैती और इस तरह की धाराएं उनके परिवार पर लगाई जाती रही हैं। अब उमा जी ये और बता देते कि किस किस पे क्या क्या धाराएं थी, क्यों थी, लेकिन आज निश्चित तौर पे उमा भारती का दर्द बहुत बुरी तरह से फूटा है। यद्यपि वे कहना क्या चाहती हैं ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। दरअसल उनके उमा भारती की कस्टडी में उनकी एक भतीजी और एक भतीजे हैं। मैं आपको रिजवान भाई याद दिला दूं, 2009 में इसी प्रोफेसर कॉलोनी, जहां हमारा स्टूडियो है, हमारे स्टूडियो के जस्ट पीछे एक सरोवर अपार्टमेंट है, वहाँ उमा भारती जी के बड़े भाई स्वामी लोधी रहा करते थे। पूर्व विधायक थे, अपने परिवार के साथ रहते थे, उनके 2 बच्चे थे। मेरे ख्याल है ये जो बेटी और बेटे वही हैं। उस समय एक खबर आई थी कि स्वामी लोधी की पत्नी ने सुसाइड कर लिया है और उसके बाद उमा भारती काफ़ी भावुक थी और उन्होंने उनके दोनों बच्चों को अपने पास रखा था और ये संकल्प लिया था मैं इन दोनों को पालूंगी और पाल पोस के बड़ा करूंगी। जो बच्चे हैं उमा भारती के साथ ही रह रहे थे। इन दोनों बच्चों को, जो बच्ची की उम्र 25 साल हो गई है और बेटे की उम्र 20 साल हो गई है, उन्होंने अपने दूसरे भाई को सौंपते हुए आज ये ट्वीट किए हैं। मैं आपको बताऊं कि उमा भारती जी ने जो पहला ट्वीट किया है, आप कहें तो मैं पढ़ के सुनाता हूं। बिल्कुल। और ये ट्वीट यदि जब तक पढ़ेंगे नहीं, हम इसके निष्कर्ष पे पहुंच नहीं पाएंगे। ये ट्वीट हम अपने स्क्रीन में भी दिखाएंगे दर्शकों को। हाँ, निश्चित तौर पे हम पहला ट्वीट पढ़ के बता रहे हैं। उमा जी लिखती हैं, ग्राम डूंडा, जिला जबलपुर के लोधी वंश के जिस परिवार में मैं जन्मी, वहाँ मेरे संन्यस्त जीवन के पूर्व के 4 भाई और 1 बहन थी। इनमें से 2 बड़े भाइयों का एवं एकमात्र बहन का निधन हो चुका है। मैं सबसे छोटी थी, इसलिए बहुत लाड़ प्यार से पली। फिर 6 वर्ष की आयु में सामाजिक जीवन में आकर प्रवचन शुरू किए। देश विदेश में मेरे प्रवचन सुनने वालों ने मुझे बाल गोपाल ही कहा। सामान्य ट्वीट है, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन दूसरा ट्वीट में उनका दर्द झलकता है। मैं दूसरा ट्वीट पढ़ के बता रहा हूँ। मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाया है। उमा जी अपने परिवार के प्रति बहुत भावुक हो गई हैं और कहती हैं कि यदि मैं नहीं होती तो मेरा परिवार बहुत आगे होता। मेरे परिवार ने मेरी राजनीति के कारण बहुत कष्ट उठाया है। शायद ही मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवार ने इतने कष्ट उठाए हों। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के बड़े पदों पर कौन बैठा है? मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी हैं। हो सकता है उनका इशारा उनकी ओर हो सकता है उनका इशारा मध्य प्रदेश में केंद्रीय जो मंत्रिमंडल में उन पर हो, पर उनने ये क्लियर कहा है शायद ही मध्य प्रदेश भाजपा के बड़े पदों पर बैठे नेताओं के परिवार ने इतने कष्ट उठाए हों। सरकार चाहे बीजेपी की रही हो या भारतीय जनता पार्टी की, मेरी वजह से उनकी खूब प्रताड़ना हुई। लूट, डकैती जैसी झूठे आरोप लगे और कोर्ट में हमेशा पूरी तरह से निर्दोष साबित हुए। मतलब उनके परिवार पर बीजेपी की गवर्नमेंट ने भी लूट और इसके आरोप लगाए थे। मैं इस संबंध में रिजवान भाई आगे बताऊंगा। मेरे भाइयों की संतानें मेरी छवि की चिंता के कारण स्वयं जितनी योग्यता रखते थे उतनी तरक्की नहीं कर पाए। आज उमा जी को दर्द इस बात का है कि उमा जी के कारण उनका परिवार आगे नहीं बढ़ पाया।
उमा जी की छवि खराब ना हो जाए, उमा जी पे आरोप ना लगे, तो योग्यता रखने के बाद भी उनके परिवार आगे नहीं बढ़े, ये दर्द आज उनका छलका है। मेरे एक भाई के बेटे राहुल को टिकट देना परिवार पर कोई एहसान नहीं था। खरगापुर से टिकट दिया है, उनकी पत्नी जिला पंचायत की अध्यक्ष है, लेकिन उमा जी कह रही है ये भारतीय जनता पार्टी का कोई एहसान नहीं है। मेरे एक भाई के बेटे राहुल को टिकट देना परिवार पर कोई एहसान नहीं था, पार्टी की मजबूरी थी। बुंदेलखंड में भाजपा को इससे नुकसान हो सकता था। मेरा परिवार तो संघ के समय से भाजपा में है। राहुल और सिद्धार्थ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बाल स्वयंसेवक थे, तब मैं राजनीति से कोसों दूर थी। मेरा परिवार जनसंघ से जुड़ा था। भाजपा अगर मुझे चुनाव ना लड़ाती तो मेरे परिवार के भाई या भतीजे सांसद या विधायक बहुत पहले बन चुके होते। आप सोचिए, उमा जी ये कह रही हैं कि मेरा परिवार तो मुझसे ज़्यादा योग्य था, यदि बीजेपी मुझे आगे नहीं बढ़ाती तो मेरा परिवार के लोग तो आज सांसद और विधायक होते। कितना बड़ा आज दर्द उनका। लेकिन मुख्यमंत्री तो नहीं होते ना। देखिए उमा जी को क्या क्या दिया है हम उस पर डिस्कस करेंगे। जी। आज हम बात कर रहे हैं उनके तीसरे ट्वीट पे। दूसरा ट्वीट पे उनका सारा दर्द चला गया है। तीसरे ट्वीट पे अपन आते हैं, यहाँ वो सामंती शोषण की बातें कर रही हैं। टीकमगढ़ जिले में सामंती शोषण के आतंक की जड़ें भाजपा के राज्य में ही उखड़ नहीं पाई थी। सोचिए, बीजेपी सामंतवाद को खत्म नहीं कर पाई और उमा जी को तो आगे बढ़ाने वाली सामंती थी राजमाता सिंधिया, लेकिन उनकी बात नहीं कर रही हैं। आगे उमा जी लिख रही हैं, राहुल ने अपनी पत्नी उमिता सिंह को जिला पंचायत का अध्यक्ष बनाकर पूरे बुंदेलखंड के सामंती आतंक के गढ़ को चुनौती दे दी। अब दोनों पति पत्नी शान और स्वाभिमान के साथ राजनीति करते हैं। मेरे चारों भाई ऐसे ही रहे, मेरे पिता और दादा भी ऐसे ही थे। मेरे परिवार में जन्म लेने से प्राप्त संस्कारों से ही राजनीति में कई मुकाम मैंने हासिल किए। उनका कहना है कि मेरे परिवार में पहले से ही ये सारे संस्कार थे जो उनके अंदर आए हैं। हम चौथे ट्वीट की बात करते हैं, फिर डिस्कशन भी करेंगे। चौथा ट्वीट उमा जी लिख रही हैं, राजनीति में आते ही अटल जी, आडवाणी जी, राजमाता जी और संघ के वरिष्ठतम स्वयंसेवकों की छत्र छाया मिली, जो मेरे 30-40 साल तक बड़े थे, जो मेरे से 30-40 साल तक उम्र में बड़े थे। मेरी लोकप्रियता में से उन्हें गर्व होता था, फिर भी मुझे अपना बालक जैसा मानते थे। मुझे उन वरिष्ठों की छत्र छाया में संगठन और सत्ता में उच्च पद प्राप्त हुए। उमा जी स्वीकार कर रही हैं कि संघ के कारण और अटल आडवाणी राजमाता के कारण उन्हें पद मिले, ये उन्होंने स्वीकार कर लिया है। पांचवा ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूँ। 2009 में सुमन भाभी की मृत्यु एवं स्वामी लोधी भाई की दुर्घटना के दुखद हादसे के बाद मेरी जिंदगी में 9 साल की नित्या और 4 साल के नील आ गए। ये जिक्र आप कर रहे थे, जो मैंने अभी बताया जिक्र कर रहे थे कि उनकी भाभी ने सुसाइड कर लिया था और उमा जी ने इन दोनों बच्चों को निश्चित तौर पे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हम आपको फोटो दिखाते हैं आगे बढ़ने से पहले। ये देखिए, ये जो बिटिया है 9 साल की नित्या थी उस समय, जो अब 25 की हो गई है। आप हमें वो दिखाते हैं, उमा जी की गोद में बैठी है और हम उमा जी के साथ मस्ती करते हुए लेटे हुए नील का भी फोटो दिखाते हैं। उस समय 4 साल के थे नील, अभी वो 20 साल के हो गए हैं। तो उमा जी लिखती हैं कि भाई के दुखद हादसे के बाद मेरी ज़िंदगी में 9 साल की नित्या और 4 साल के नील आ गए और उनके प्रति मेरे स्नेह एवं जिम्मेदारी के बोध से मेरा बचपन पीछे छूट गया लगा, किंतु उनका कुछ अंश शेष रह गया। अब मैं छठवा सुना रहा हूँ कि नित्या के बारे में और नील के बारे में वे क्या कह रही हैं। अब नित्या 25 की और नील 20 के हैं। दोनों उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। दोनों बेहद बुद्धिमान, सुंदर, ज्ञानी एवं जीवन की ऊर्जा से भरपूर हैं। दोनों बेहद भोले हैं। मैंने कई बार झुंझलाहट में उन्हें परेशान किया है, उन्होंने भी इसका प्रतिरोध किया, लेकिन हमारे आपस की आत्मीयता कभी कम नहीं हुई। अभी अपने भतीजे और भतीजे जिन्हें अपने बेटे और बेटी की तरह पाला है उमा जी, उनके प्रति उनका लगाव है, जो वो बात कह रही हैं और उनके व्यक्तित्व के बारे में भी प्रकाश डाल रही हैं। 7वां ट्वीट पढ़ के सुना रहा हूँ। अभी कुछ दिनों पूर्व मेरा स्वयं का व्यवहार दोनों के प्रति अनुचित रहा। अब देखिए, उमा जी कह रही है कि मैंने उनके साथ न्याय नहीं किया भतीजे और भतीजी के, जबकि उन्हीं ने पाला है, एक माँ का प्यार दिया है, अनुचित रहा है, इससे उनको कष्ट भी हुआ। तो हमने निर्णय लिया है कि नील अब मेरे सन्यस्त जीवन के पूर्व के तीसरे नंबर के भाई
एवं उनके परिवार की छत्र छाया में रहेगा। उमा जी ने अपने तीसरे भाई को नील को सौंप दिया है, बेटे को, और बेटी को नित्या को, वो भी सुन लीजिए। नित्या अब 25 की है, उच्च शिक्षा प्राप्त करके किसी उच्च पद पर भी आसीन रही होगी। मैंने उनके चाचा एवं उनके परिवार दोनों को ही जिम्मेदारी दे दी है, मतलब नील भी अपने भाई को सौंप दिया और नित्या भी। अब उनका 8वां ट्वीट, मेरे इस निर्णय से शायद वे आहत हुए होंगे, ऐसा वो सोच रही हैं। मैं भी आत्मग्लानि और अपराध बोध से पीड़ित हूँ, किंतु उनके हित में यह जरूरी था कि उन्हें एक पूरे परिवार का सानिध्य मिले। 9वां और अंतिम ट्वीट में पढ़ के सुना रहा हूँ रिजवान भाई, फिर हम डिस्कस करेंगे जी। मैं तो हमेशा प्रेम से भरी हुई एक बदली, यानी वो जो बादल होता है ना, बादल की प्रेम से भरी हुई एक बदली की तरह दूर ऊंचाई और उनके जीवन पर स्नेह का बारिश करती रहूंगी, सिंचित करती रहूंगी, मंडराती रहूंगी। उनका ध्यान और उनकी रक्षा के दायित्व में कभी अपनों को मुक्त नहीं करूंगी। आज अपने परिवार में एवं उन दोनों से माफ़ी मांगती हूं, मेरा आशीर्वाद उनके साथ है। अब 9 उसके ट्वीट उनके हैं। रविंद्र भाई, आपने पूरे ट्वीट पढ़े, बहुत तरह का उनका दर्द भी है, बहुत लोगों के प्रति कृतज्ञता भी उन्होंने व्यक्त की है और कहीं ना कहीं नाखुशी भी जताई है। उन्होंने कहा है कि उनके परिवार के प्रति बहुत अन्याय भी हुआ है, इसका भी वो जिक्र कर रही हैं। और एक खिचड़ी पका दी है उन्होंने अपने परिवारों का जिक्र किया है, तो उन्होंने अपना व्यक्तिगत परिवार का भी जिक्र किया, संघ परिवार का भी जिक्र किया, और वो भारतीय जनता पार्टी जिस राजनीति में वो बहुत आगे बढ़ी, मुख्यमंत्री बनी, केंद्रीय मंत्री बनी, उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। तो आप देख क्या रहे हैं, क्या उनका मनोभाव क्या होगा, वो कहना क्या चाह रही हैं? देखिए रिजवान भाई, उमा जी के बारे में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं। मेरा जो अपना अनुभव है, उमा जी ट्वीट करती हैं, एक्शन करती हैं, फिर दूसरे दिन पूरे मीडिया को वो दोषी ठहरा के पीछे हट जाती हैं। इसलिए उनके बारे में, उनके ट्वीट के बारे में, उनके बयान के बारे में कोई समीक्षा करने से पहले हमें बहुत सतर्कता बरतनी होगी और उनके भाव को बड़े नज़दीक उससे समझना होगा, सूक्ष्मता के साथ। हो सकता है कल वो ये कह दें कि मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं है। देखिए, क्लियर उन्होंने एक बात लिखी है अपने ट्वीट में। उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, पर उनके परिवार पर लूट डकैती और प्रताड़ना करते रहे हैं। तो क्या आज उमा दीदी आप ये कहना चाहती हो कि मध्य प्रदेश में जो सरकार बीजेपी की है वो आपको प्रताड़ित कर रही है? तो आप क्लियर बोलिए ना, क्या दिक्कत है उसमें? आप ये कहना कि मेरे परिवार को प्रताड़ित कर रहे हैं। मैं खुद जानता हूँ कि आपने मेहनत करके मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार को हटाया था, हिला के रख दिया था, हटाया था, आपके को मुख्यमंत्री बनाया गया था, लेकिन बहुत जल्दी आपको 12, 13, 14 महीने में हटा दिया गया। आपके साथ अन्याय हुआ, ये तो मुझे भी पता है। वो कसक लेके कब तक चलेगी? क्या वो कसक आज भी आपके मन में है? देखिए, आपके भाई स्वामी लोधी पर कुछ प्रकरण कायम हुए थे। मुझे पता है स्वामी लोधी जी का स्वभाव मैं जानता था। उन पर जो प्रकरण कायम हुए थे, कायम करने वालों ने कराए थे, बीजेपी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस गवर्नमेंट हो। अब वो सही थे, गलत थे, कोर्ट से वो बरी हुए हैं, ये आप अपने पार्टी के नेताओं से भी तो चर्चा कर सकती हैं। आज आखिर उमा जी, उमा दीदी, आपको ये सार्वजनिक ट्वीट करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? ठीक है, आप चाहते जो आज आपके प्रिय पुत्रीवत जो भतीजे और भतीजी हैं, उन्हें आप भाइयों को सौंप रहे हैं, तो वो सौंपने के बाद एक सूचना दे सकती थी आप, लेकिन आपने भूमिका निभाई। डूडा गांव में अपने जन्म से लेकर और आज तक का जो आपने 9 ट्वीट के द्वारा कहा है, आपका दर्द तो झलक रहा है। आप सूचना देना चाहती थी कि स्वामी लोधी के दोनों बच्चे अब मैंने अपने भतीजों को सौंप दिए हैं, उनसे आपका कोई व्यवहार मतलब ऐसा अप्रिय व्यवहार हो गया है, आपने भी उसके लिए ग्लानि महसूस कर ली है, बच्चों ने भी प्रतिरोध कर दिया है, ऐसा आप खुद लिख रही हैं। एक पारिवारिक मामला है, हम उस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन ये तो होता है कि आपने साफ साफ कह दिया कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में आज जो बड़े बड़े पदों पर नेता बैठे हैं, उन्होंने उतने कष्ट नहीं सहे जो आपके परिवार ने सहे हैं। तो आपने नाम तो बताया ही नहीं, कौन नेता हैं वो? शिवराज जी कहते हैं कि उन्होंने संघर्ष किया है। यदि शिवराज जी की ओर इशारा है तो वो कहते हैं उन्होंने संघर्ष किया है। मोहन यादव जी की ओर इशारा है तो वो कहते हैं कि मैंने संघर्ष किया है, जेल गया हूँ मैंने पूरा भारतीय जनता पार्टी और उन्होंने विद्यार्थी परिषद से लेके आज तक सड़कों पर लड़ाई लड़ी है, उन्होंने संघर्ष किया। उनके परिवार को भी कहीं ना कहीं कष्ट झेलने पड़े हैं। हेमंत खंडेलवाल जी की बात करें तो वो दूसरी पीढ़ी के, उनके पिता ने जो इस पार्टी को दिया है वो आपसे छुपा नहीं है। और विजय खंडेलवाल साहब, हेमंत खंडेलवाल जी के जो पिताजी हैं, वो तो बहुत प्रिय थे आपके, मतलब आपके और उनके जो मैंने देखे हैं
पिता पुत्री जैसे संबंध देखे हैं, आप बहुत ज़्यादा उन्हें सम्मान दिया करती थी। तो आप ये बात किसके लिए कह रही हैं, ये थोड़ा सा स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। लेकिन इतना तय है, हमने कल ही कार्यक्रम बनाया था कि उमा जी के कद की नेता को आज बीजेपी ने साइड ट्रैक कर दिया है। क्यों किया है मुझे नहीं पता है। आपने पार्टी से बगावत की थी, आपका जो भी बीजेपी ने हाल किया वो सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है। तो उमा जी आप थोड़ा सा ये जो घुमा फिरा के जलेबी की बजाय आप तो सीधा कहिए, हम सीधे बयान चलाएंगे आपके। आप जो भी पार्टी को संदेश देना चाहें सीधा संदेश देंगी तो हमें भी सुविधा होगी और आपको भी होगी। समय हमें दे दें तो हम ही लोग आपसे चर्चा कर लेंगे। अरे मेरे तो बहुत अच्छे संबंध है उमा जी से। मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। मुझे बहुत चाहती है जी। मैं दीदी बोलता हूँ उनके और पैर पड़ता हूँ उनके। मैं सार्वजनिक घोषणा कर रहा हूँ, मैं उमा जी के हमेशा पैर पड़ता रहा हूँ। जब वो नई पार्टी बना रही थी और मैहर आई थी, वहाँ के बाद ही उन्होंने घोषणा की थी। और संजोग ये है कि इत्तेफाक था कि वो मौका मुझे ही मिला था उस बात को सब जगह देश भर में प्रसारित करने का। तो रमन भाई, ये उमा जी ने जो बात की है उससे एक बात तो तय है, शायद इससे वो भी इनकार नहीं करेंगी कि वो जो पार्टी जिसके लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, आरएसएस या उनका वो परिवार, वो सब धीरे धीरे छूट सा गया है। इसलिए कि बच्चे भी अब उन किसी और को सौंप रही हैं, वो बाकी सब कुछ छूट गया है। ये कहाँ ही कोई बहुत एकाकीपन तो नहीं है। मैंने बीच में उन्हें देखा था कि वो उनके पास पशु पक्षी भी हैं, उनको भी वो बहुत अधिक समय देती हैं और बहुत भावुक तो हैं वो, मातृत्व से भरी हुई रहती हैं। अचानक कभी आक्रामक भी हो जाती हैं, कभी उनके हाथों में हमने पत्थर भी देखे हैं। तो ये जो उमा भारती व्यक्तित्व, बहुआयामी व्यक्तित्व है उनका, बहुत तरह का। और ये जैसा आप आशंका व्यक्त कर रहे थे, हम लोगों को रहती है कि वो अभी कुछ कह रही हैं, बाद में वो पता नहीं उस पर वो उनका क्या रिएक्शन हो। तो क्या देख रहे हैं आप, ये अकेलापन है जो इस तरह की बात है? रिजवन भाई जी, हमारी भारतीय संस्कृति में दो नावों की सवारी बड़ी खतरनाक होती है। यदि आपने संन्यास ले लिया है तो संन्यास का अर्थ भी समझना चाहिए। संन्यास ले लिया तो हम महत्वाकांक्षाओं से ऊपर हो गए, आप संत हो गए, आपने दुनिया से को छोड़ दिया, दुनियादारी को छोड़ दिया, संसार से विरक्ति हो गई। संन्यास का मतलब तो यही है। और उन्होंने अपने ट्वीट में 2-3 जगह अपने सन्यासी होने का उल्लेख किया है। तो हमने जो सन्यासी की जो परिभाषा है वो तो फिर महत्वाकांक्षाओं से बहुत दूर है। परिवार तो छोड़िए, संसार छूट जाता है सन्यासी का। तो सन्यास होना तो यही अर्थ है। लेकिन उमा जी का क्या है कि उन्होंने सन्यास लिया था, मुझे याद है, मैं उस समय उनका इंटरव्यू किया था बीजेपी कार्यालय में जब भी सन्यास लेने जा रही थी। तो उमा जी को ये तय करना होगा कि या तो वो फुल टाइम सन्यासी बन जाएँ, या वे फुल टाइम पॉलिटिशियन बन जाएँ, या वे फुल टाइम पारिवारिक बन जाएँ। यदि आप चारों नावों की सवारी करेंगे कि हम शराब के खिलाफ सड़क पर भी उतरेंगे, और आज कुछ भी नहीं बदल पाए। आप उतरी थी, आप सड़क पे आपने पत्थर फेंके थे, लेकिन क्या बदलाव हुआ? जी का स्वागत भी कर दिया, क्या हुआ? कोई बदलाव नहीं हुआ। दुकानें खुल गई बॉर्डर से। आपको केवल कागजों पर जलेबी बनाकर सरकार ने समझा दिया, देखिए हमने ये पॉलिसी बना दी है, लेकिन क्या मध्य प्रदेश में शराब बिकना बंद हो गई, अवैध कारोबार बंद हुआ? आप और हम सब जानते हैं। आप जो कुछ उमा जी आप कर रही हैं, आप एक चीज़ कोई भी मन लगा के कर दीजिए। मुझे लगता है कि आप में योग्यता की कमी नहीं है, आप में आपका ऑरा इतना बड़ा है कि आपको लोग प्यार करते हैं। आज मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता यदि किसी राजनेता को सबसे ज़्यादा प्यार करती है तो वो उमा भारती जी हैं। आपका बहुत सम्मान लोगों के दिलों में है, लेकिन अब आपको तय करना है कि आपको किस पाले में खड़े होकर आगे बढ़ना है। पूरा सन्यासी बनना है, पूरा राजनीतिज्ञ बनना है, पूरा परिवार के साथ जुड़ना है, या फिर एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करना है। उमा जी, कहीं ना कहीं आपको भी तो एक तरह आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने बुंदेलखंड में सामंतशाही की बात की है, जिसका आज भी जिक्र कर रहे हैं कि सामंतशाही जो है वो अभी भी ख़त्म नहीं हुई है। अपनी सरकार पे सीधा इल्ज़ाम है ये। देखिए रिजवान भाई, एक और वे सामंतशाही की बात कर रही हैं, दूसरी ओर कह रही है कि मेरा जो भी मैं उदय हुआ है वो राजमाता सिंधिया के कारण से हुआ है। तो इसको आप क्या कहेंगे? क्या राजमाता सिंधिया सामंती परिवार से नहीं आती हैं? तो ये बात सही है कि बुंदेलखंड के कुछ जो हैं, छोटे राजा, बड़े राजा, ये राजा, वो राजा, उनका उमा जी हल्के राजा, बड़के राजा, मझले राजा, वो बुंदेलखंड में जो सामंती है उमा जी का उनसे टकराव चलता रहा है। और मैं उनकी तारीफ करूँगा। उमा जी ने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी है। बेशक चुनाव भी हारी हैं, लेकिन उन्होंने सामंतियों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। किन सामंतियों के? जिन्होंने डराने की कोशिश की, जाति के आधार पर डराने की कोशिश की। आप लोधी समाज की बालिकाएं आप आगे नहीं बढ़ सकती, उनका उमा जी ने वाकई विरोध किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज उमा जी अपनी पार्टी के अंदर, यदि आपकी पार्टी सामंतवाद को ख़त्म नहीं कर पा रही है तो आप पार्टी के मंच पे कहिए ना, आप फोरम पे कहिए, लिखिए चिट्ठी कि पार्टी ने कहाँ कहाँ गलत किए हैं।
आपने ट्वीट किया है, हमने दिखा दिया है। लेकिन दीदी आपके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि आप अपने मन की भड़ास तो निकालती हैं, लेकिन जब पार्टी का या नेताओं का कोई फ़ोन आता है, दबाव आता है, तो आपका बयान आता है कि मेरा ये कहने का भाव नहीं था। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, आप तो स्पष्ट बोल दीजिए, हमें बुला लीजिए, हम आपका इंटरव्यू करेंगे और जो आपके भाव है वो ओरिजिनल जनता तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ये आपका भाव आपके स्वभाव की तरह फिर भी सामने आ सकता है नए सिरे से। रविंद्र भाई, चर्चा बहुत विस्तार से हो गई है, इसलिए कि उन्होंने ट्वीट ही 9 कर दिए हैं, फिर भी हमने बहुत संक्षिप्त में कोशिश की है। और लेकिन एक आखिरी सवाल है आपसे, और सवाल इसमें 2 हैं। एक ये कि अभी उन्होंने पीछे शिवराज सिंह को याद किया था, मेरा प्यारा भाई, मुझे उसकी बहुत याद आती है। फिर उन्होंने मोहन यादव के बारे में भी जिक्र किया कि वो तो मेरा बहुत ही प्यारा भाई है ना, और मैं उसे बहुत चाहती हूँ। इसके अलावा उन्होंने हेमंत कंडेलवाल से उनके परिवार के पूरे रिश्तों का भी जिक्र किया था। और जब वो मुख्यमंत्री थी, पीछे अगर हम याद करते हैं तो जब वो मुख्यमंत्री थी तो अभी आरएसएस से ही उन्होंने शुरू की थी, बाल स्वयंसेवक राहुल और सिद्धार्थ के बारे में कहा था। उस समय भी एक आरएसएस का बहुत जिक्र होता था जब वो मुख्यमंत्री थी, और उस आरएसएस की वजह से वो बहुत बदनाम भी हुई थी। और वो आरएसएस राहुल, सिद्धार्थ और स्वामी प्रसाद लोधी, ये कहा जाता था, सत्ता के गलियारों में बहुत चर्चा रहती थी इसकी। आप क्या कहेंगे इन चीज़ों के बारे में? रिजवान भाई, मैं आपके प्रश्न में एक चीज़ पे मुझे आपत्ति है कि वे बदनाम हुई। उमा जी बदनाम कभी नहीं हुई। हाँ, उनकी कुछ आलोचनाएं ज़रूर हुई थी, और वो निश्चित तौर पे आप भी अभी कभी किसी बड़े पद पे जाएंगे, आपके बच्चे, आपके भाई भतीजे, आपके परिवार के लोग उत्साहित होते हैं, बोलते हैं कि मेरी बुआ जी, मेरा परिवार का व्यक्ति इस पे है। तो निश्चित तौर पे उस समय जब उमा जी मुख्यमंत्री बनी थी तो उनके परिवार के कुछ लोग सक्रिय हुए थे, तो उस समय लोगों ने आलोचनाएं की थी, टीका टिप्पणी हुई थी, पर उमा जी कभी बदनाम नहीं हुई। मैं ये बदनाम शब्द में डिलीट करता हूँ। दूसरा, जो आपने कहा कि उन्होंने अपने प्रदेश के नेताओं के, देखिए उमा जी के 2 पक्ष रहते हैं। एक रहता है व्यक्तिगत संबंध और एक रहता है सार्वजनिक संबंध। व्यक्तिगत संबंधों को निभाने में उमा जी का कोई मुकाबला नहीं है। और जैसा आपने कहा कि वो शिवराज जी को गले लगाती हैं, वो हेमंत खंडेलवाल को अपना पूरा उनके पिता से संबंधों को गिनाती हैं, वो इसको अपना छोटा भाई बताती हैं अपने मोहन यादव जी को, तो ये उनके व्यक्तिगत है। लेकिन जब पार्टी की बात आती है, संगठन के व्यवहार की बात आती है, तो वहाँ वो टिप्पणियाँ करने से पीछे नहीं होती। अब जैसे मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही उनके भाइयों पर यदि केस दर्ज हुए थे और वो सब निर्दोष साबित हुए हैं, तो इसका दोष कौन लेगा? बात तो उमा जी की गलत नहीं है। बात यह है कि यदि वे निर्दोष थे तो उन पर केस क्यों रजिस्टर हुए। लेकिन मैं आज उमा जी से ये पूछता हूँ कि उमा जी, क्या केवल अकेले आपके भाइयों पे हुए हैं? मध्य प्रदेश के कितने हज़ारों लाखों लोगों पर केस रजिस्टर होते हैं, वो निर्दोष साबित होते हैं। तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिस पर समग्र विचार करने की आवश्यकता है। केवल आपके अकेले भाई पे केस रजिस्टर, आपके भाई पे आरोप लगे, राजनीति में हम आप रहते हैं तो आरोप लगते ही हैं, बहुत सारे आरोप लगते हैं। तो मुझे लगता है कि उमा जी को इन सब चीज़ों से बहुत ऊपर उठना चाहिए। और उमा जी जो कुछ कहना चाहती हैं, मैं पुनः अपने चैनल के जरिए आदरणीय उमा जी आपसे निवेदन कर रहा हूँ, आपके मन में जो पीड़ा है आप क्लियर बोलिए, फिर पीछे मत हटिए। आप अपनी बात को प्रमुखता से, मुखरता से रखिए। हमारा एक छोटा सा चैनल आपकी बात को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आप हमें बताइए, हम खुद आएंगे और आपकी मन की पीड़ा को पूरा पब्लिक के बीच रखने की कोशिश करेंगे। फिर से रिजवान भाई आपको मैं बोल दूं, उमा जी का जो वो है, मतलब कह लीजिए उमा जी जिस मिट्टी की बनी हुई हैं, वो एक ऐसी ममतामयी दीदी हैं। मैं खुद दीदी बोलता हूँ उनको, मैंने बताया, वो उनके मन में कपट नहीं है, बहुत भोली हैं। कभी कभी बोल जाती हैं, फिर पार्टी का फोन आता है, फिर कहते नहीं मेरा ये उद्देश्य नहीं था। तो अंदर से उमा जी बहुत भोली हैं, जो मन में आता है कह देती हैं, लिख देती हैं। बाद में कई बार उनको लगता है यार ये गलती हो गई, नहीं करना चाहिए था। लेकिन वाकई अब उमा जी आप या तो संन्यास ले लीजिए या फुल टाइम राजनीति में आ जाइए। आपके छोटे भाई की यही आपको सलाह है। धन्यवाद रविंद्र भाई। उमा जी, आपको ये हमारा संदेश आपसे आग्रह भी यही है, आप वाकई जो बोलती हैं उससे अचानक कब आप उसको किस दिशा में ले जाएं ये समझ में ही नहीं आता। व्यक्तिगत अनुभव भी हमारे इस पर बहुत कई तरह के हैं। आपने नरेंद्र मोदी के बारे में क्या कहा, पूरे देश ने देखा। आपने लाल कृष्ण आडवाणी से किस तरह से भरी मीटिंग में तलखी दिखाई, फिर आपने पार्टी बना ली। उसके बाद आप मध्य प्रदेश में भी पत्थर लेकर दिखीं, लेकिन आपका मकसद जाहिर है कि चीज़ों को बेहतर करने का ही होगा। लेकिन आप क्या कहना चाहती हैं, हम इतने कयास क्यों लगाएं उसके लिए, हम बार बार उसमें अनुमान लगाएं? इससे बेहतर है आप साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहती हैं। आपने 9 ट्वीट किए हैं, आप लगातार ट्वीट करती हैं, अक्सर आप चर्चा में भी रहती हैं। लेकिन आइए एक बार, आपकी ज़रूरत है इस प्रदेश को, आइए खुलकर राजनीति कीजिए। अगर आप खुलकर राजनीति करेंगी तो जाहिर है आपके मार्गदर्शन से प्रदेश का भला भी होगा।
हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और आपसे सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।